हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट कॉमर्स सीरीज़ के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। लेक्चर 4 में आज हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज़ लोन लिया है फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर, तो उस पर जो इंटरेस्ट जा रहा है वो क्या होगा आपके लिए? आप लोगों को सब पता है फिक्स एसेट जो होती है ना वो कैपिटल एसेट भी कहलाती है। तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। देखो, हम डिवेंचर इशू करते हैं, डिवेंचर भी एक तरह का लोन है, उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो होता है? तो इसलिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन किसी भी पर्पज़ के लिए लिया गया हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो पहले का आंसर फर्स्ट कहलाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा और कैपिटल लॉस भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? रिजल्ट इन द फॉलोइंग। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता होगी। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है? नो। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसेट प्लस एक्सपेंडिचर होता है? नो, ये भी गलत है। क्या कैपिटल प्लस ड्राइंग इक्वल टू ओनर्स इक्विटी होता है? ये भी नहीं, गलत है। तो क्या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट होता है? यस, यही होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर 3 होगा ना, ये तीसरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स लिमिटेड हैज़ लिक्विड रेशियो। आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, जब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इफ़ स्टॉक कितना है? 40,000 रुपये का। इट्स करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,00,000 रुपये की है। इट्स करंट रेशियो विल बी। एक बात आपको मैं छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। लिक्विड रेशियो करंट रेशियो से छोटा होता है या फिर करंट रेशियो लिक्विड रेशियो से बड़ा होता है। तो क्या 1.4 हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन तो मैंने आपको पहले ही लॉजिक बना के काट दिए। तो आंसर 2.4 या 3.4 होगा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? मैं इसको दो तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। एक लॉजिक आपको बताता हूँ। 40,000 को 1,00,000 से डिवाइड करो और इसमें ऐड कर दो। ये 2:1 को 2 मानो आप। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ। 2:1 का मतलब 2/1 या फिर 2 मान लो आप बस। इसमें ना 40,000 को 1,00,000 से, 40 को 40,000 को 1,00,000 से डिवाइड करके आप इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2.4:1 आ रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। अदरवाइज़ आपको पूरे फॉर्मूले याद है तो उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। देखो कैसे होगा सॉल्व, मैं आपको सॉल्व करके आपको लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ CL। तो ये 2:1 है, मतलब 2 मान सकते हैं आप इसे, या 2/1 लिख सकते हैं। लिक्विड असेट्स आपको नहीं पता, करंट लायबिलिटी आपकी 1,00,000 है, 1,00,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपकी लिक्विड असेट्स आ गई है 2,00,000। ठीक है यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, लिक्विड एसेट्स आपकी 2,00,000 आ गई हैं। आपको करंट एसेट्स फाइंड करना है। करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक। तो 2,00,000 में प्लस 40,000 ऐड करो, 2,40,000 हो गया। अब आप करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स कितनी है? 2,40,000। करंट लायबिलिटीज़ कितनी है? 1,00,000। डिवाइड करो 2.4:1। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो 2 क्वेश्चन पर और डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 कहता है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ द सेम फर्म इज नोन एज।
जब हम एक फर्म का करंट ईयर का परफॉर्मेंस और पिछले बैक ईयर का परफॉर्मेंस लेकर कंपैरिजन करते हैं तो हम इसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, और जब हम करंट एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसे इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, आगे मैच करने हैं आपको। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट वन विद मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और आपको क्या करना है, एक कोड फाइंड करना है। मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है, आइटम और इवेंट जो हर मतलब मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर आइटम और इवेंट इम्पोर्टेंट हैं जो जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, मतलब जिसका कोई इम्पोर्टेंस हो। ठीक है दोस्तों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का जो रिलेशन होता है ज़रा समझते हैं पहले। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लाइफ ऑफ बिजनेस कंटिन्यूड फॉर अनफोर्सीन पीरियड। लाइफ ऑफ बिजनेस क्या है, बहुत लंबे समय तक चलेगी, मतलब कोई फर्म बंद नहीं होने वाली या बैंकरप्ट नहीं होने वाली। तो इसका जो रिलेशन है किसके साथ होगा, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ नहीं। ये तो एजम्पशन जो है ना, ये सेकंड जो है ना, सेकंड का होगा। फर्स्ट का होगा फोर्थ, रिलेट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। तो फर्स्ट का फोर्थ हो गया, इसका आपका फोर्थ हो गया, बी का सेकंड हो गया। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है असेट्स के लिए यूज़ कहता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आपने परचेज की थी पास्ट में, उस कॉस्ट पर शो करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो ये फिक्स एसेट के लिए यूज़ होता है। ए नॉर्मल बेसिस यूज फॉर अकाउंटिंग एसेट्स, तो इसके लिए तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट होगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप ना सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ करो एक फर्म एवरी पीरियड एवरी ईयर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है। तो पहले का फोर्थ या तो ये है ऑप्शन ये आपका, या फिर आपका ये है। ठीक है, बी चौथा। दूसरे का चेक करते हैं, दूसरे का सेकंड एक ही यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, तीसरे का चेक करते हैं, सी का है थर्ड, और सी का थर्ड नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। पहले का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन बताए हैं। लेक्चर नंबर 4 था ये। लेक्चर नंबर 5 में हम जल्दी में लेकर आऊँगा आपके लिए, उसमें और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।